लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पे लोगों की सिंपैथी और इमोशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसको विपक्ष एक और आरोप लगा रही है कि ईवीएम के जरिए है ना भारतीय जनता पार्टी वोट चुरा रही है। लोग डालते तो कांग्रेस में है लेकिन चला जाता है भाजपा। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा के नेता है ना जनता को धोखा देते हैं, क्योंकि 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उनके वादे पर और उनकी योजना यानी कि लाडली बहना योजना के सहारे मध्य प्रदेश में है ना चुनाव की नैया पार लगाई। अभी कुछ समय पहले राजनीतिक सियासत मतलब राजनीति में हलचल मची थी सियासत में कि कमलनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय माना जा रहा था या बातचीत चल रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ की एक तरफा थे, वो मोदी जी की गारंटी ही थी ना। रिस्पॉन्सिबल, हम बात करें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते आपको सागर में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं? तो ये युवा के लिए पहले तो मेंटली तैयार करना कि भाई आपके लिए कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। उसके लिए मेंटली तैयार करेंगे, वो कोई फिजिकल वर्क नहीं होगा, भौतिक कार्य नहीं होगा, सिर्फ उनका लाइन अप करना पड़ेगा। उनके लिए अपने घर में भी बच्चों को दिशा देते हैं। ऐसे प्रोफेशन से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कई वर्षों से आप एस्टेब्लिशमेंट तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी इन सब चीजों में। आपको ये भी जानकारी होगी भाई साहब, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड से हूँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन इस लेवल पे कभी मैंने सोचा नहीं जी। तो आपको क्या लगता है कि ये नारे नतीजों में है ना कन्वर्ट हो पाएंगे? कन्वर्ट नहीं होना भाई, हो पाएंगे भाई, ये कन्वर्ट हो चुके हैं। जो 22 जनवरी का आप देखते देश का माहौल कैसा था। अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोकसभा क्षेत्र की एक सबसे बड़ी है ना खामी ये है कि यहाँ से लगातार युवा पलायन करते जा रहे हैं बुंदेलखंड से। ये आपने प्रश्न पूछा है, प्रेजेंट में रोकने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी आप जैसे ग्राम। और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बहुत स्वागत है आरडी बरौनिया जी आपका हमारे इस चैनल में। नमस्ते भूपेंद्र जी, और आपके दर्शकों के लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है कि सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, लेकिन बढ़ता विश्वास इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतों के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार स्थापित की थी। ये वर्ष 2024 का है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बनी हुई है। इस वक्त हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के बारे में और अभी हमें सागर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कई दावेदार निकल कर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरडी बरौनिया जी आपका हमारे इस चैनल में। नमस्ते भूपेंद्र जी, और आपके दर्शकों के लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब इस बार सागर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज बनी हुई है। क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी की जो गारंटी है जी, वो मोदी जी की गारंटी जमीनी लेवल पर तब्दील हो पाएगी क्या पूरी? आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं हो पाएगी? अभी अपन लोगों ने जो चुनाव देखे मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के एक तरफा थे, वो मोदी जी की गारंटी ही थी ना। और गारंटी आप देखते हैं इतना बड़ा विचार है, कितना विजन लेके चल रहा है। सारे जो बड़े बड़े विजन लेके चले हैं, सारे विजन उन्होंने पूरे किए हैं। तो गारंटी है, दिख ही रही है, तो आगे भी गारंटी ही रहेगी। हम सागर लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल, हम बात करें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते आपको सागर में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं? डेवलपमेंट के लिए भाई साहब मुझे सागर में बहुत कुछ दिखाई देता है। पहले नंबर तो मुझे लगता है कि रोजगार की समस्या, युवाओं के लिए लाइन अप करना, युवाओं के लिए कुछ उनकी मेंटलिटी में चेंज करना कि आगे कैसे बढ़ा जाता है और कैसी मेहनत करनी पड़ती है। सरकार सुविधाएं तो देती है, लेकिन कई बार वो सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको कैसे लाइन अप किया जाए उसके बारे में मैं जोर दूंगा। क्योंकि जब तक युवा के बारे में नहीं सोचेंगे तो उसको वास्तविक विकास नहीं कहा जा सकता। तो ये युवा के लिए पहले तो मेंटली तैयार करना कि भाई आपके लिए कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। उसके लिए मेंटली तैयार करेंगे, वो कोई फिजिकल वर्क नहीं होगा, भौतिक कार्य नहीं होगा, सिर्फ उनका लाइन अप करना पड़ेगा। उनके लिए अपने घर में भी बच्चों को दिशा देते हैं, ऐसे युवाओं को दिशा देंगे। अब युवाओं को दिशा देने के लिए फिर हमें भौतिक विकास करना पड़ेगा। भौतिक विकास करने के लिए इंडस्ट्री ही बचती है।
और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें जिससे आया हूँ मैं इंडस्ट्री में ही कुछ कर सकता हूँ, मैं मान के चलता हूँ। तो इंडस्ट्री पर ही पहले दिन से ध्यान दूंगा कि इंडस्ट्री के शहर में या लोकसभा के सागर लोकसभा के सारे क्षेत्र में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगे, ताकि ये जो युवा शक्ति आई है, वही जो स्किल इंडिया वाला प्रोग्राम चलता है उसमें स्किल तो हो गया, या कई बार स्किल नहीं हो पाती किसी वजह से, आपको मालूम है कि वो जाते नहीं है, रेगुलर नहीं रहते बच्चे, स्किल नहीं ले पाते, तो उनको स्किल्ड बच्चे तो हो जाएंगे। फिर जो स्किल्ड बच्चे रहेंगे तो उनको काम भी देना है, उनको काम देने के लिए फिर इंडस्ट्री भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करना है उसके बारे में मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। कोई बहुत बड़ी नहीं रहती, मैं जाऊँगा, मैं दिल्ली चक्कर काटूंगा हैवी इंडस्ट्री खोलने की, तो पहला तो ये रहेगा एक ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल दो तो उसमें बहुत सारे रोजगार लग जाए। प्रोफेशन से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कई वर्षों से आप एस्टेब्लिशमेंट तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी इन सब चीजों में। जी भाई। आपको ये भी जानकारी होगी कि विधायक निधि में कितना फंड देती है सरकार और संसदीय सांसद के निधि में कितना फंड देती है। उन जो मिले फंड जो निश्चित फंड होता है, उस फंड का यूटिलाइजेशन अगर सागर लोकसभा सीट में सही तरीके से किया जाए तो कितना डेवलपमेंट हो सकता है? भाई साहब, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड से हूँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन इस लेवल पे कभी मैंने सोचा नहीं। लेकिन जो ये विधायक निधि या सांसद निधि मिलती है, मुझे नहीं लगता कि इसका उपयोग कोई इतने बड़े विकास के लिए किया जा सकता है कि कोई भारी उद्योग खोला जा सके, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला जा सके, इतनी निश्चित नहीं मिलती है। तो छोटे छोटे कार्यों के लिए और जनता की सुविधा के लिए मिलती है। बड़े कार्य के लिए तो आपके लिए अलग से विशेष प्रयास करना पड़ेंगे। इसे जो निधि मिलती है इसका मुझे नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए कि इससे क्या करेंगे। इससे तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ही हो सकता है, बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे नहीं लगता कि दिस इज फॉर द बिग सॉल्यूशंस। जी। प्रधानमंत्री जी ने इस बार नारा दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करेगी। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये नारे नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे? कन्वर्ट नहीं होना भाई, हो पाएंगे भाई, अभी कन्वर्ट हो चुके हैं। जो 22 जनवरी का आप देखते देश का माहौल कैसा था, इतनी उमंगें थी सभी लोगों की। 22 जनवरी में राम मंदिर की स्थापना हुई थी, सभी लोगों की आंखों में आप आंसू थे, खुशी के आंसू थे, इतना राममय हो गया था देश। क्या वो व्यक्ति देख के वोट नहीं देंगे क्या? और जो क्या विकास नहीं देखेंगे? पहले अपना शहर की खुद की स्थिति देखिए, पहले शहर कैसा था, अभी कैसा हो गया, पहले क्या सुविधाएं थी, अभी क्या सुविधाएं हो गई, तो क्या ये नहीं देखेंगे? तो क्यों नहीं? 4 तो नहीं, मैं तो कहता हूँ 4.5 तो पार भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी जो साउथ इंडिया की जो कमी लगती है, इस बार साउथ इंडिया से भी लोग भर भर के वोट देंगे, मेरा ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पे लोगों की सिंपैथी और इमोशन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको वोट बैंक के जरिए नाप रहे हैं। तो क्या कहेंगे? अभी ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। 10 साल पहले ये लोग क्या करते थे? तुष्टीकरण करते थे और धर्म के करते थे। जब वो कुछ नहीं था कि किसको नाम नहीं लेना चाहिए, उनके किसी एक विशेष संत थी, विशेष धर्म की थी, उनको भारत रत्न दे दिया धर्मांतरण करवाने पे थे। वो धर्म नहीं था क्या? वो तुष्टीकरण नहीं था क्या कि विशेष धर्म के लोगों के लिए विशेष सब्सिडी दी जा रही है? हमारे मोदी जी आए, उन्हें सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, सबको साथ के लेके चले। अब इसमें धर्म कहाँ से आ गया? सब जन भावना थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो ये धर्म की बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये धर्म की बात है। सबको साथ में लेके चलना है। ये विपक्ष वाले हैं, ये जातिवाद में फंसा के रखे थे लोगों के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी है, उन्हें 4 जातियां बताई, किसान, महिला, युवा, गरीब, ये जाति होना चाहिए क्या? नहीं तो अभी तक ये जो विपक्ष है कांग्रेस, जिसको मैं फिलहाल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस की कैसी नीति दी थी नहीं, तो उसकी हालत भी आज सामने है। जनता पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं, जनता समझदार है, इसलिए मोदी जी को भारत माता का आशीर्वाद दे रही है और देती रहेगी आगे भी कई वर्षों तक। विपक्ष एक और आरोप लगा रही है कि ईवीएम के जरिए है ना भारतीय जनता पार्टी वोट चुरा रही है। लोग डालते तो कांग्रेस में है लेकिन चला जाता है भाजपा। ये सिर्फ इनकी हताशा है। अरे भाई, आरोप लगा रहे हो तो जहां भी जिस सेंटर का आपको डाउट हो, उस सेंटर पे एक बार आवेदन तो दो कि इस वाली मशीन में छिड़कानी की गई है, उसकी चेक करवाओ। भैया सारी आप वोट देते हैं, उसमें प्रिंट होके गिरती हैं, आपको काउंट करवा लो। आप अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, भोले वाले वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हो। ऐसा थोड़ी होता है, जनता बेवकूफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब है तो आप जांच करवाओ, जांच करवाएंगे नहीं अकेले चल लाएंगे सब ईवीएम में नुकसान, ईवीएम में खेला कर दिया। ऐसे कोई खेला होता है क्या? ईवीएम का नंबर होता है, वोट का नंबर होता है, सेंटर का नंबर होता है, पहले से तय नहीं होता है कौन वोटिंग मशीन कहाँ जा रही है, कैसे क्या हो जाएगा? क्योंकि बचकानी
बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब वोट बैंक को संभालने के लिए है कि हमारा वोट बैंक हार के लिए कुछ तो कारण बता सकें, तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये सब जानते हैं अच्छे से और सब समझ गए हैं, कोई इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा के नेता है ना जनता को धोखा देते हैं, क्योंकि 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनके वादे पर और उनकी योजना यानी कि लाडली बहना योजना के सहारे मध्य प्रदेश में है ना चुनाव की नैया पार लगाई और सत्ता हासिल की। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो उन्होंने सीएम का चेहरा ही बदल दिया, मुख्यमंत्री है ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नियुक्त कर दिए। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि बीजेपी का कोई सीएम का चेहरा नहीं था और ऐसा कोई धोखा नहीं है किसी को। कोई हमारे जो नेता है, कभी किसी को नहीं लगता है कि इनको बना दिया, इनको बनाना था, ऐसा कभी कोई विवाद नहीं था, ना कोई चेहरा था। हमारे संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को जो लगता है, जो उचित लगता है, उसको नेता बना देती है। यही तो बीजेपी की खासियत है, काडर बेस्ड पार्टी है। ये कोई परिवार वाली पार्टी तो है नहीं है कि किसी की बापती हो गई कि भैया अफगानी परिवार ही राज करेगा, या नाम नहीं लेना चाहिए। और यूपी में अपन देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, परिवारवाद चलता है और वो सब खत्म कर दिया हमारे आदरणीय मोदी जी ने। तो इन लोगों को अब लगता है ऐसा कुछ नहीं है। 29 लोकसभा सीट में मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 28 पर भारतीय जनता पार्टी है। एक लोकसभा सीट थी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। नकुलनाथ है अभी वहां पर कांग्रेस से सांसद। अभी कुछ समय पहले राजनीतिक सियासत मतलब राजनीति में हलचल मची थी सियासत में कि कमलनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय माना जा रहा था या बातचीत चल रही थी। उसमें कितनी सच्चाई है, या वो भाजपा में आते तो स्वीकार करते क्या भारतीय जनता पार्टी? भाई साहब, इसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक अभी लोकल लेवल पे राजनीति में एंट्री कर रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि वो प्रयास कर रहे होंगे कि भाजपा में चला जाऊं, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा होगा, तो भाजपा ने शायद उनको भगा दिया होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। और ये मेरी विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत राय है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। अब लोकसभा चुनाव मतलब लोकसागर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट में आपने ना इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के बारे में बोला कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर लेके आए। अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोकसभा क्षेत्र की एक सबसे बड़ी है ना खामी ये है कि यहाँ से लगातार युवा पलायन करते जा रहे हैं। बुंदेलखंड से, सागर से लगभग बहुत युवा पलायन करते हैं। तो उनको युवाओं को रोकने के लिए कोई आपके पास में ट्रिक है? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बाद में डेवलपमेंट होगी, उसमें इट्स अ टेक टाइम टू द प्रोसेस, बट प्रेजेंट में कैसे रोका जा सकता है? ये आपने प्रश्न पूछा है, प्रेजेंट में रोकने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जैसे गणमान्य लोगों के साथ में विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ विचार निकल के आएंगे। अभी मेरा तुरंत जवाब तो नहीं है इसका, लेकिन इंडस्ट्री जैसे भी हो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, तभी रोक पाएंगे। और या फिर छोटी छोटी इंडस्ट्री, हाँ आ गया मेरे दिमाग में इसका, क्या जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी यदि नीतियाँ हैं, दुकानें खुलवाने के लिए भी पैसे देती है, छोटे छोटे एक लाख रुपए दे रही है। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज आने से ले तो इंडस्ट्रीज अगर आती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जी, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर लोग जाएंगे, कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ चालू करने कुछ शुरू करने के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, डिजिटल इंडिया चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इंक्रीज करने के लिए कोई स्कीम है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल है। आपने सही प्रश्न पूछा, आप मेरा दिल खुश करने वाला प्रश्न पूछ लिया, मुझे मालूम है और सही आदमी से सही प्रश्न पूछा गया है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ऐसी स्कीम है, सब्सिडी देती है, बैंकों से लोन दिलवाती है और एक इंडस्ट्री लगवाती है। आप ट्रेडिंग कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, कुछ भी बिजनेस कीजिए, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। कई बहुत सारी योजना ऐसी है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो यदि युवा को सही लाइन अप किया जाए, उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, भैया आप ईमानदारी से बिजनेस कीजिए, सफलता निश्चित है। यदि वो ईमानदारी से बिजनेस करेगा तो उसको बैंक लोन देगा और वो खुद का व्यवसाय करके सेल्फ एम्प्लॉयड होके वो अपना आगे बढ़ेगा। और उसको यदि लाइन अप कर दिया जाए तो वो बिल्कुल रुकेगा और इस लाइन पे काम किया जाएगा। भास्कर के सर्वे में नाम आया है आपका सागर लोकसभा सीट के लिए। जी जी। तो सर्वे पर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से ये सर्वे हुआ? पहले तो भैया मैं सागर लोकसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ कि आपने सही समझा और आपने अन्न में जाके मेरा नाम लिखा। उसमें अन्न में नाम लिखा मतलब मध्य प्रदेश में सिर्फ दो नाम ऐसे थे, एक आदरणीय अभिषेक भार्गव जी का था और दूसरा नाम मेरा था। अन्न टिक लगाना तो इजी होता है, किसी क्षेत्र में जब आदमी जाता है तो उधर सर्वे में टिक लगा के आगे बढ़ जाना एक अलग बात है, लेकिन अन्न में नाम और मेरे नाम की स्पेलिंग भी थोड़ी कठिन है, वो लिखी। मैं उसके लिए सभी अपने सर्वे में भाग लेने वालों का शुक्रगुजार हूँ। उनने बार बार लिखा और सभी विधानसभाओं में लिखा और कम से कम 5 विधानसभाओं में मुझे बहुत आगे रखा, तो इस वजह से हुआ। और
मेरा नाम एक्चुअली RD बड़ोनिया है, कुछ लोग CA RD बड़ोनिया लिखते हैं, कुछ RD बड़ोनिया CA और CA RD बड़ोनिया इस प्रकार से नाम लिखते हैं, तो वो नाम तो गिनती में आए नहीं होंगे। मुझे लगता है मेरा सर्वे में 60% लोगों ने नाम डाला होगा उसमें, अन्य में जो बहुत सारे आप देखेंगे ना तो मेरे ही नाम होंगे। आज भी वो दैनिक भास्कर का ऐप खोल के मैं देख रहा था तो उसमें 5 विधानसभा में आगे था, और चूंकि मेरा पैतृक गाँव सुर्खी है तो मेरा सुर्खी विधानसभा में अच्छा, मेरे परिवार का अच्छा प्रभाव है, जान पहचान है, तो सुर्खी विधानसभा में मुझे 36% लोगों ने वोट दिया या मुझे के सर्वे में बोला कि हाँ ये प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा है, गंभीर है, बेदाग है, तो मुझे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा अच्छी लीड मिली। बाकी सागर की जितनी भी 5 विधानसभा से, हाँ विदिशा साइड थोड़े कम लीड मिली क्योंकि उधर मेरी पहचान नहीं थी, अपने धीरे धीरे जाके उधर कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, तो लेकिन उधर से भी मुझे साथ मिला। सारे सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उससे मेरा मनोबल बढ़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आप सबका साथ मिल रहा है आगे, तो ऐसी आशा है कि आगे भी मुझे साथ मिलता रहेगा और बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है उससे। जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विकासशील योजनाओं के दम पर लगातार चुनाव निकाल रही है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। जी, अभी मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय भारत संकल्प विकसित यात्रा निकल रही थी, भारत विकसित संकल्प यात्रा, लेकिन आचार संहिता के लगते हुए मध्य प्रदेश में नहीं निकल पाई, वो विधानसभा चुनाव के बाद जी जी। लेकिन वो जो भारत संकल्प विकसित यात्रा थी वो ऐसे लोगों के लिए थी जिन सरकार ने जो जनहितैषी योजना बनाई है, और किसी कारणवश अगर पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाया तो पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए वो योजनाएं निकली थी। तो उन योजनाओं से जनता को लाभ हुआ है या उसमें आपने कोई भूमिका अदा की है? उसमें भाई साहब मेरी यही भूमिका रहती थी, जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक कहीं जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जाता था, उसमें हिस्सेदारी करता था, और यही मेरी भूमिका रहती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने उसका प्रभाव देखने के लिए क्या मिला उन योजनाओं का जनता? अवेयरनेस तो आती है, जब इस प्रकार के काम होते हैं अवेयरनेस लाने के लिए रहते हैं कि ये योजनाएं हैं, आप इनका लाभ लीजिए, तो लोगों को अवेयर किया इसमें, और जो वंचित थे उनको उसका फायदा दिलाया, लाभ दिलाया गया, तो है लाभ है जनता को। आप प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंट तो हैं, लेकिन हम बात करें कि आपका राजनीति से शुरू करके हम बात करें कि राजनीति से आपका सफर कब शुरू हुआ, और सुना है कि आप RSS से भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा दोनों भूमिकाओं पे आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य दें कि कैसे शुरुआत हुई राजनीतिक सफर में? भूपेन जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हमारा परिवार जनसंघ के समय से ही भाजपा का रहा है, विचारधारा का रहा है, और जब से मैं एक्टिवली मतलब प्रोफेशन के बाद में जैसे ही आया तो 2005 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। अब चूंकि प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो वैसी राजनीति नहीं कि मैंने जिंदाबाद के नारे लगाए हो, किसी के जरूर पढ़ने तो वो भी लगाए हैं लेकिन मैंने हर चुनाव में हिस्सा लिया है, घर घर जाकर प्रचार किया है, चुनाव में मैनेजमेंट में हिस्सा लिया है, सोशल मीडिया का काम हो या लिखाई पढ़ाई का काम हो, जो भी काम हो मैंने बीजेपी के वो काम किए हैं, लेकिन वो काम मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं। कई बार बोलते हैं कि बीजेपी में आपका क्या काम रहा, अरे भैया मैंने तो पन्ना प्रमुख तक बना हूँ, पन्ना प्रमुख का भी काम किया है, घर घर जाके काम किया है। आप हमारे जो मंडल है हमारा, क्योंकि मैं मकरोनिया में रहता हूँ तो मकरोनिया मंडल लगता है, मकरोनिया मंडल में पूछिए आप, मकरोनिया या नरियावली विधानसभा में पूछिए, उधर मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 सालों में कितनी सेवा की है। और जहाँ तक संघ की बात है तो संघ के लिए तो मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, उधर से मैंने राष्ट्रवाद के संस्कार सीखे हैं, और तो वो संस्कार शायद आशीर्वाद भी मिलता है, तो संघ से संस्कार सीखने को मिले हैं और राष्ट्रवाद के संस्कार सीखने को मिले, और मेरी संघ आयु जो 30 साल है, तो हमेशा शाखा जाता हूँ, जो भी समय समय पर जो दायित्व मिलते हैं वो पूरा करता रहता हूँ, और मैं एक जिसका प्राथमिक वर्ग होता है वो भी मैं करके बैठा हूँ, तो ऐसा चलता है संघ का। भारत एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है जी। अब कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होंगे जी जी पूरे देश भर में, आप इस चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो अपना मतदान देते समय आखिर किन किन बातों का ध्यान रखें? मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी विकास किया है, देश के लिए किया है, आप उनको देखिए, चाहे वो गरीबों के लिए मकान बनवाने का हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, धारा 370 का हो, राम मंदिर का हो, और अनगिनत कार्य है जो बड़ी सोच रखने वाले कार्य वो किए थे। आप उनको देखकर वोट देते समय उन कार्यों को जरूर याद रखें, और उसके बाद में अपनी वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार RD बड़ोनिया जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आप देखते हैं कि जब कुछ ही समय में जब
देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट ओपन करेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत धराशायी हो जाएगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।